मैं मोनू भट्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के एक तो मीनिंग पर बात की थी और एक हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पर बात करी थी। ये दो बातें हम अपनी पुरानी क्लास में कर चुके थे। इससे आगे हम बढ़ते हैं और इससे आगे हम बात करते हैं चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक, देखिए एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो भी बनाई जाती है वो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के बनाई जाती है। मैंने कहा ये एक मॉनेटरी पॉलिसी ये किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को लेकर के बनाई गई है। तो जिस रूट से या जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के पैरामीटर्स या वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिस मैकेनिज्म से, उस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है या चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। इसको एक और नाम दिया जाता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। तो हम बेसिकली तीन चीजों पे बात कर रहे हैं, चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको क्या बोला जाएगा, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बोला जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये है क्या भाई, जिन प्रोसीजर्स के थ्रू या जिस रूट के थ्रू जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, इसको हम बोलते हैं चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और यहां पर हम 4 चैनल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहला चैनल जो होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट चैनल। फर्स्ट चैनल इज इंटरेस्ट रेट चैनल। इंटरेस्ट रेट चैनल करता क्या है, देखिए आरबीआई इस चैनल के थ्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि यहां कैपिटल से मतलब मैं क्या ले रहा हूं, जो लैंडिंग आरबीआई करता है किनको, कमर्शियल बैंकों को, और कमर्शियल बैंक लैंडिंग करता है कंज्यूमर को, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करके और सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने कहा भाई दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी जिसको हम बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी, और कॉन्ट्रैक्शनरी जिसको बोला जाता है डियर मॉनेटरी पॉलिसी। अगर चीप मॉनेटरी पॉलिसी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि चीप मॉनेटरी पॉलिसी उस सिचुएशन में काम में ली जाती है जबकि हमारी इकोनॉमी रिसेशन के दौर में होती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन की सिचुएशन में होती है, जैसे अभी की सिचुएशन है। करंट में कोविड की वजह से आपकी इकोनॉमी में लॉकडाउन की सिचुएशन है और लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बुरी तरह से अफेक्टेड हुई हैं। इकोनॉमी में लिक्विडिटी का क्राइसिस है, लोगों के पास इनकम नहीं है क्योंकि काम नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सीधा साधा काम यह करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई को डिक्रीज किया जाएगा। आरओआई को डिक्रीज किया गया, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज किया है। तो आरओआई को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब डिक्रीज किया जाएगा तो सिंपल सा काम क्या होगा कि इकोनॉमी में जो बोरोइंग्स की कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है, कॉस्ट ऑफ लोन है, ये कॉस्ट ऑफ लोन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आरबीआई जो लोन बैंकों को देने वाला है वो सस्ता हो जाएगा। जब वो सस्ता हो जाएगा तो बैंक भी अब जो लोन देंगे कस्टमर को वो सस्ता हो जाएगा, इससे लोन की डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी, बूस्ट होंगी। दूसरा, जब हम डियर मॉनेटरी पॉलिसी काम में लेते हैं तो ये सिचुएशन तब काम में आती है, यानी कि डियर मॉनेटरी पॉलिसी तब काम में ली जाती है जबकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है। तो यहां पर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंकों के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब कमर्शियल बैंकों के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी तो उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक भी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कमर्शियल बैंक इंक्रीज करेंगे तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट या बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और लैंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यह फर्स्ट तरीका है जिसके थ्रू आरबीआई अपने सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने की बात करता है। यह एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या चीप मॉनेटरी पॉलिसी के केस में ऐसे होता है और डियर मॉनेटरी पॉलिसी के केस में ऐसे होता है। दूसरा चैनल एक्सचेंज रेट चैनल। एक्सचेंज रेट चैनल
देखिए आरबीआई एक्सचेंज रेट को भी अफेक्ट करके और इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक, जैसे अब मनी सप्लाई को या तो क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा या इंक्रीज किया जा सकता है। अब हम दो चीजों पे बात करते हैं। वापस हम या तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, जिसको मैं वापस नाम दे रहा हूं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को चीप मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और दूसरा हम डियर मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जब चीप मॉनेटरी पॉलिसी काम में ली जाती है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम मनी सप्लाई को डिक्रीज करते हैं, ठीक, एक्सचेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा करके मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाता है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कम किया जाता है। अब क्या हुआ, जैसे ही मनी सप्लाई डिक्रीज हुई, उल्टा हो गया, मनी सप्लाई को क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे। जैसे ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा तो हमारी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगी। क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होती है वो डिमांड और सप्लाई से होती है। तो मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई बढ़ते के साथ ही आपकी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गई। जैसे आपकी कंट्री में एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होती है तो दो चीजें होती हैं, आपके इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, सॉरी इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट आपके सस्ते हो जाते हैं। क्या हुआ, इंपोर्ट प्राइस बढ़ गई इंपोर्ट की, और एक्सपोर्ट की प्राइस डिक्रीज। इंपोर्ट की प्राइस डिक्रीज हो गई, एक्सपोर्ट आपके महंगे हो गए, ठीक है। एक बार वापस ले रहा हूं, चीप मॉनेटरी पॉलिसी के केस में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, मनी सप्लाई को बढ़ाया तो एक्सचेंज रेट क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। एक्सचेंज रेट जब डेप्रिशिएट होती है, इसको दूसरी भाषा में डिवैल्यूएशन भी बोला जा सकता है। एक्सचेंज रेट जब डेप्रिशिएट होती है तो आपके इंपोर्ट जो होते हैं उनकी महंगे हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, महंगे यानी कि एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट आपके क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे। जैसे ही इंपोर्ट महंगे हुए, ठीक है, तो आपका जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंस इंपोर्ट से शिफ्ट हो जाएगी डोमेस्टिक गुड की तरफ, और फॉरेनर्स जो है वो अपनी कंट्री के अंदर जब वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनके लिए हमारा एक्सपोर्ट उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या होगा, सस्ता होगा। तो यहां पे इंपोर्ट तो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये इकोनॉमी में अच्छा माना जाता है क्योंकि आपकी कंट्री के ट्रेड पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। दूसरा इंपैक्ट एक और भी आएगा कि आपकी इकोनॉमी में अब इन्वेस्टमेंट जो होगा, डोमेस्टिक करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू यहां पर क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। सपोज मैं कहूं कि $1, मान लिया कोई बंदा $1 मिलियन इन्वेस्ट करता है, तो इसका मतलब अगर 65 रुपीज आपकी वो है तो अभी आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 65 मिलियन रुपीज हो गया। अब जैसे ही करेंसी को क्या किया गया, डेप्रिशिएट आपकी करेंसी हुई, तो और मान लिया ये 67 हो गई, तो $1 मिलियन की वैल्यू अब कितनी हो गई, 67 मिलियन रुपीज हो गई। तो आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये तो बात आई चीप मॉनेटरी पॉलिसी के केस में या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के केस में। जब डियर मॉनेटरी पॉलिसी काम में ली जाती है तो एक्सचेंज रेट को बढ़ा करके मनी सप्लाई को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। जैसे इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई ऑफ मनी घटने के कारण, सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी घटने के कारण आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, आपकी एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। जैसे ही आपकी कंट्री की एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होती है वैसे ही आपके इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, और आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अब
अब यहां पर दिक्कत क्या आ गई, यहां पर दिक्कत ये आ गई कि इंपोर्ट्स डोमेस्टिक गुड्स के कंपैरिजन में सस्ते पड़ रहे हैं, तो लोगों की प्रेफरेंस जो है वो अब डोमेस्टिक गुड्स से शिफ्ट होगी, किधर, इंपोर्टेड गुड्स की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे ही वो इंपोर्टेड गुड्स की तरफ शिफ्ट होगी तो डोमेस्टिक मार्केट पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट एक और आने वाला है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपके एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और आपके एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होने की वजह से उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में भी कम होती है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कम होती है। दूसरा, इसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी नेगेटिव आता है, क्योंकि जैसे ही आपकी कंट्री की करेंसी वैल्यू एप्रिशिएट होगी तो फॉरेन करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा चैनल होता है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट चैनल बोलते हैं। अब हम तीसरी बात पे आते हैं। तीसरा हम बात कर रहे हैं क्वांटम चैनल। क्वांटम चैनल में हम दो बात करेंगे। क्वांटम का मतलब यहां पर क्या है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितना है, कैपेसिटी क्रेडिट कितना क्रिएट किया जाएगा। यहां पर दो बात करते हैं। सबसे पहले तो बैंक लेंडिंग चैनल और दूसरा हम बात करेंगे बैलेंस शीट चैनल। बैंक लेंडिंग चैनल के थ्रू आरबीआई हमेशा कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा, वापस दो ही चीजों पे जाऊंगा, चीप मॉनेटरी पॉलिसी पे भी जाऊंगा और डियर मॉनेटरी पॉलिसी पे भी जाऊंगा। जब इकोनॉमी में चीप मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी काम में ली जा रही है, तो कमर्शियल बैंकों की बैंक लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश आरबीआई करता है। मैंने कहा ऐसी सूरत के अंदर मान लिया आरबीआई ने सीआरआर को डिक्रीज कर दिया और एसएलआर को डिक्रीज कर दिया। जैसे ही सीआरआर और एसएलआर को डिक्रीज किया जाएगा तो कमर्शियल बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सीआरआर का अमाउंट आरबीआई के पास एज ए रिजर्व रखा जाता है और एसएलआर जो होता है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखा है, जिसकी लेंडिंग नहीं की जा सकती। तो जैसे ही सीआरआर और एसएलआर को डिक्रीज किया जाएगा, वैसे ही बैंकों को जो रिजर्व रखना पड़ेगा, चाहे वो आरबीआई के पास है चाहे अपने पास है, वो कम हो जाएगा। नतीजा बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो वो बिजनेस यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज्यादा लोन दे पाएंगे और कंजम्पशन के लिए भी ज्यादा लोन दे पाएंगे। नतीजा इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इकोनॉमिक सिचुएशन को बूस्ट मिलता है। ऑन द अदर हैंड, जब डियर मॉनेटरी पॉलिसी काम में ली जाती है तो कमर्शियल बैंकों की बैंक लेंडिंग कैपेसिटी को एडवर्सली इफेक्ट किया जाता है। मैंने कहा सीआरआर को भी बढ़ा दिया गया और एसएलआर को भी बढ़ा दिया गया। जैसे ये दोनों चीजें बढ़ाई जाएंगी, बैंकों के जो रिजर्व अमाउंट बैंकों को रखना है, चाहे वो आरबीआई के पास रखना है चाहे वो खुद के पास रखना है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही वो इंक्रीज होंगे तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए भी कम लोन अवेलेबल होगा और कंजम्पशन के लिए भी कम लोन अवेलेबल होगा। इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट चैनल। देखिए, ये जो चैनल है आपका बैंक लेंडिंग चैनल, सिंपल सी बात है, बैंकों की क्रेडिट देने की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। जबकि बैलेंस शीट चैनल जो होता है वो हमेशा एक बिजनेस फर्म की लोन लेने की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। समझना आप इस बात को। मैंने कहा बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बैंक जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा तो जो लोन लिया गया है, पहले जो लोन लिया गया है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी। तो बिजनेसमैन के पास दो चीजें हैं, या तो वो क्या करे कि जो पुराना लोन लिया हुआ है उसका रीपेमेंट कर दे, या दूसरा क्या है कि हायर कॉस्ट पर उस लोन को चलने दे। दोनों ही सूरतों के अंदर उसकी बैलेंस शीट में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी और वो फर्दर लोन लेने जाएगा तो उसकी लोन लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज की जाती है तो बैलेंस शीट चैनल के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, जब डिक्रीज किया जाएगा तो
जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उन पर ईएमआई या उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी तो बैलेंस शीट, एक फर्म की बैलेंस शीट का प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो, और वो किसी बैंक में नए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो चूंकि उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, अब स्ट्रांग हो गई है और ज्यादा हो गई है, तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो है ये फर्म पे इंपैक्ट डालता है और ये जो है वो बैंक पर डालता है। यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल में समझें तो ये बैंकों की लोन देने की औकात को अफेक्ट करता है और ये फर्म्स की या बिजनेस फर्म्स की लोन लेने की औकात को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो तीसरा चैनल आपका होता है क्वांटम चैनल। चौथा होता है असेट प्राइस चैनल। असेट्स प्राइस चैनल, सेकेंड वन इज असेट प्राइस चैनल। देखिए असेट प्राइस चैनल किस तरीके से काम करता है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली दो जगह पर होता है, या तो शेयर्स में होता है यानी कि रिस्क बियरिंग एसेट्स में होता है, या फिर इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स में होता है। एसेट्स में होता है, जैसे हमने कहा बैंक में हमने पैसा डाल दिया या जो भी है। ठीक है, अब पहले मैं बात कर रहा हूं, अब दो केस की बात करेंगे, या तो हम चीप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे या डियर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। ठीक है, हम कुछ पैसा यहां भी लगाते हैं यहां भी लगाते हैं। अब मान लिया चीप मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। चीप मॉनेटरी पॉलिसी के केस में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज किया जाता है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज किया जाएगा तो जो इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स में हमारा पैसा लगा हुआ है उस पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा है वो रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहां से, अच्छा लोन, चूंकि जब डियर चीप मॉनेटरी पॉलिसी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनका एक्सपेंशन होता है। जब उनका एक्सपेंशन होगा तो बट नेचुरल सी बात है स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां पे क्या होता है, यहां पर हम पैसा यहां से निकाल के कहां लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, और स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट स्टॉक मार्केट पर जनरेट होता है। तो यानी कि हम असेट्स जो हमारे इंटरेस्ट, जो यहां पर जो हमारे असेट्स हैं उन असेट्स की प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न्स, उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को अफेक्ट कर रहे हैं। डियर मॉनेटरी पॉलिसी जब यूज की जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट बियरिंग जो एसेट्स हमारे हैं उनसे जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वो इंक्रीज होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग इस स्टॉक मार्केट में से पैसा निकाल करके कहां लगाएंगे, इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें यहां पर रिटर्न क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। जैसे ही वो ज्यादा मिलेगा तो लोगों का फ्लो यहां से निकल के कहां होगा, यहां होगा। यहां जैसे ही होगा तो स्टॉक मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही स्टॉक मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी स्टॉक शेयर्स की, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट नीचे जाना स्टार्ट होता है। जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो लोगों का स्टॉक मार्केट पर से फेथ क्या हो जाता है, स्टॉक एक्टिविटीज पर से फेथ क्या होता है, खत्म होता जाता है और धीरे धीरे ये मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये चार चैनल्स हैं जो मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी के। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट चैनल, दूसरा मैंने आपको बताया एक्सचेंज रेट चैनल, तीसरा मैंने आपको बताया क्वांटम चैनल, और चौथा मैंने आपको बताया एसेट प्राइस चैनल। ठीक है, तो यहां पर हम आके हमारी ये चीज खत्म होती। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, देखिए ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला चूजिंग ऑपरेटिंग टारगेट, सेकंड चूजिंग इंटरमीडिएट टारगेट, और तीसरा होता है चूजिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स।
देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग टारगेट चूज करते हैं, फिर इंटरमीडिएट टारगेट होता है और उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स चूज करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करें कि ऑपरेटिंग टारगेट क्या होता है। देखो ऑपरेटिंग टारगेट वो वेरिएबल होता है जो सेंट्रल बैंक ये कहता है, सेंट्रल बैंक जिसको इनिशियल लेवल पर अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, ये हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग टारगेट होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग टारगेट रेफर्स टू द वेरिएबल विच सेंट्रल बैंक कैन होप टू इन्फ्लुएंस टू अ रीजनेबल डिग्री। ठीक है, यानी कि जिनको आरबीआई अपने एक्शन से डायरेक्ट अफेक्ट करता है, वो कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग टारगेट होते हैं। जैसे मैंने कहा, या तो हमारी पॉलिसी बनेगी वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनेगी, या हमारी पॉलिसी जो बनेगी वो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनेगी। ठीक है, तो ये तो या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जिस पे हम डायरेक्ट काम करने वाले हैं, जिन टारगेट्स पर आरबीआई डायरेक्ट काम करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी या ऑपरेटिंग टारगेट बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरमीडिएट टारगेट। इंटरमीडिएट टारगेट वो होते हैं जिनके लिए आरबीआई होप करता है कि ऑपरेटिंग टारगेट पर काम करने से ये टारगेट क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए तो क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। तो ये प्राइस स्टेबिलिटी मेरा क्या है, आरबीआई का क्या है, इंटरमीडिएट टारगेट है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग टारगेट वो है जिन पर डायरेक्ट एक्शन आरबीआई लेगा, वो तो ऑपरेटिंग टारगेट हो गए। उन पर एक्शन लेने से जो दूसरी टारगेट अचीव हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, वो प्राइस स्टेबिलिटी। जैसे मैंने कहा प्राइस स्टेबिलिटी, तो वो प्राइस स्टेबिलिटी मेरा क्या हो गया, इंटरमीडिएट टारगेट हो गया। और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाते हैं, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपका तीन चीजों से मिलकर के बनता है। पहला, चूजिंग द ऑपरेटिंग टारगेट, दूसरा चूजिंग इंटरमीडिएट टारगेट, एंड थर्ड विल बी द चूजिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, कि इन ऑपरेटिंग और इंटरमीडिएट टारगेट्स को अचीव करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करें। देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके होते हैं ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि इकोनॉमी में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, वो हर कंट्री की अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। ठीक है, हर कंट्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अलग होता है, हर कंट्री का डेवलपमेंट लेवल अलग अलग होता है। तो हर एक कंट्री के अंदर चूंकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो हर कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी भी अलग अलग बनाई जाएगी और इन मॉनेटरी पॉलिसीज के इंपैक्ट भी जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे क्या बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी और इसका इंपैक्ट कितना होगा, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, इकोनॉमी का डेवलपमेंट लेवल क्या है, और दूसरी बात उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, अब बहुत सारे कंट्रीज इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐसे हैं जिनके अपने पास कोई कॉमन करेंसी ही नहीं। मैंने कहा जिम्बाब्वे के पास अपनी कोई करेंसी ही नहीं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई सेंट्रल बैंक ही नहीं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे जो अंडर डेवलपमेंट की फेज में या डेवलपमेंट की फेज में, डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब कोई कंट्री जितना ज्यादा अंडर डेवलप होता है या जितना कम डेवलप होता है, उसमें उतनी ही बैंकिंग फैसिलिटीज कम एक्सपैंड होती हैं। यानी कि इकोनॉमी के अंदर कैश का रोल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब जिस इकोनॉमी में कैश का रोल ज्यादा होगा, यानी कि वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी है जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है और उसमें कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट आएगा कहां से, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो बैंकिंग को अफेक्ट करती है और बैंकिंग का वहां पर रोल क्या है, बहुत कम है। दूसरी तरफ हम उस कंट्री की बात करें जहां पर सारा सेक्टर ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर है और बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहां पे ज्यादातर ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को ज्यादा बेटर तरीके से इंपैक्ट करेगी।
तो कुल मिलाकर के मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग बनती है और उसकी इफेक्टिवनेस दो बातों पर डिपेंड करती है। नंबर एक कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट लेवल क्या है और नंबर दो बैंकों की फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम दो बातों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्शंस की और दूसरे होते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनको आरबीआई सीधा का सीधा थोपता है किन पर, कमर्शियल बैंकों पर। आरबीआई या सेंट्रल बैंक थोपता है कमर्शियल बैंकों पर। आरबीआई उनको अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने की बात करता है तो फिर वो कमर्शियल बैंकों को मानने ही पड़ेंगे, उनका कोई इलाज ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया या एसएलआर को बढ़ा दिया। सबसे पहला होता है सीआरआर। सीआरआर डिपॉजिट्स का वो पार्ट होता है जो कमर्शियल बैंकों को एज अ रिजर्व आरबीआई के पास रखना होता है। अब अगर सेंट्रल बैंक सीआरआर को इंक्रीज कर देता है तो फिर वो कमर्शियल बैंकों के लिए बाउंडिंग वाली सिचुएशन हो गई कि उनको उतना परसेंटेज तो रखना ही पड़ेगा। सेम होता है एसएलआर। एसएलआर में भी यही होता है कि एसएलआर अगर बढ़ा दिया जाता है, आरबीआई अगर एसएलआर को बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंकों के लिए मानना क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, उसको थोप दिया गया है, कमर्शियल बैंक उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसमें तीसरा जो होता है वो होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होती है? जैसे कई बार क्या होता है कि आरबीआई किसी पर्टिकुलर सेक्टर के जब लोन देता है, किसी सेक्टर के लिए कमर्शियल बैंक लोन देते हैं तो आरबीआई स्पेसिफिक कर देता है सर्टेन कंडीशंस को। जैसे मैंने कहा कि भाई मान लिया आरबीआई कमर्शियल बैंक लोन दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आरबीआई ने उनको गाइड कर दिया कि भाई इतना लोन तो आपको, मान लिया 20% लोन आपको एग्रीकल्चर के लिए देना ही देना है। तो अब अगर आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि भाई बैंक लैंडिंग जितनी होगी उसको 20% एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा ही होगा, या मान लिया मुद्रा योजना के लिए 10% लोन दिए ही जाएंगे, तो फिर उसको कमर्शियल बैंक डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इनको मानना कमर्शियल बैंकों की मजबूरी है। और चौथा होता था, आजकल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती थी कि पहले आरबीआई किसी सर्टेन प्रोडक्ट के लिए, सर्टेन कमोडिटी के लिए, सर्टेन सेक्टर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करता था कि मान लिया एग्रीकल्चर को लोन देना है तो 3% पे देना है, वो आरबीआई ने डिसाइड कर दिया। अब उसको कमर्शियल बैंक बाउंड हो गए, वो 3.5 या 2.5% पे लोन नहीं दे सकते हैं। तो ये चार तो आपके होते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो सीधे के सीधे आरबीआई थोपता है किन पर, कमर्शियल बैंकों पर, और कमर्शियल बैंकों की इस मामले में कोई चॉइस नहीं होती है। अब हम इधर बात करते हैं, यहां जब इनडायरेक्ट पर बात करते हैं तो इनडायरेक्ट में कोई भी डायरेक्ट डायरेक्शन आरबीआई नहीं देता है, इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को या क्रेडिट के प्रोसेस को। जैसे इसमें मैंने कहा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई स्टैंडर्ड या ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज बेचती है तो फिर ये कमर्शियल बैंकों पर डिपेंड करता है कि वो सिक्योरिटीज परचेज करें या ना करें। तो यहां पर आरबीआई बाउंड नहीं कर सकती है। दूसरा हो गई रेपो रेट्स। ठीक है, रेपो रेट भी क्या होती है, जो लोन कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेते हैं उन पर जो शॉर्ट टर्म लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है वो रेपो रेट होती है। अब रेपो रेट कमर्शियल बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दी तो कमर्शियल बैंक बाउंडेड नहीं है कि वो लोन लेंगे ही लेंगे। एचडीएफसी बैंक को अगर लोन की जरूरत नहीं है तो वो नहीं लेगा, एसबी को जरूरत होगी वो ले लेगा, जिसको नहीं जरूरत है वो नहीं लेगा। तो यहां पर बाउंडेशन नहीं है। और तीसरा होता है स्टैंडिंग फैसिलिटीज। स्टैंडिंग फैसिलिटीज में ओवरनाइट फंड्स अवेलेबल कराता है आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू। तो ये बेसिकली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होती है, इस पर हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये भी वही है कि आरबीआई ने अगर यहां पर स्टैंडिंग फैसिलिटीज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है, तो फिर जिसको जरूरत है उसको लेगा, जो नहीं जरूरत है उसको नहीं लेगा। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो
आरबीआई सीधा अप्लाई करता है कमर्शियल बैंकों पर, कमर्शियल बैंकों को उसको अप्लाई करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती है। यहां पर कमर्शियल बैंक बाउंडेड नहीं है, वो चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन पर हम अगली क्लास में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, और फिर उसके बाद और एक दो चीजें और हैं, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस वगैरह की बात करेंगे, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।